नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर निगम में नवगठित मेयर एंड काउंसिल की बैठक में पारित हुआ बजट। एमआईसी के बाद सदन की बैठक में पेश होगा बजट। 20 वर्षों से परेशान एक पेंशनर ने नगर निगम की जनसुनवाई में की शिकायत। बताया कि अधिकारी कोर्ट जाने की दे रहे हैं सलाह। नगर निगम में आयोजित जनता दरबार में इस सप्ताह कुल 13 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, योजना शाखा और स्थापना विभाग से संबंधित रहीं। नगर निगम में एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने आरोप लगाया कि पेंशन शाखा में गफलतबाजी का बोलबाला है। कई वर्षों से उसे भटकाया जा रहा है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे एक सेवानिवृत्त वृद्ध कर्मचारी ने बताया कि 20 वर्षों से परेशान किया जा रहा है। पेंशन में सुधार करने की बजाय अधिकारी कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं। बकाया हमारा वेतन है और पेंशन कम दे रहे हैं, उसके बारे में उनसे मिलने आए थे। हमको 20 साल से परेशान कर रहे हैं। अपने रिकॉर्ड सुधारते नहीं हैं, हमको कहते हैं कोर्ट जाओ, अपील करो। क्या बोले नगर निगम में? नगर निगम ने हम कम से कम 50 दरखास्त दे चुके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इतने अधिकारी आए, उनने कोई कार्रवाई नहीं की। आज फिर हम आए हैं तो सुनी गई, एप्लीकेशन हमने दी है। अब देखो क्या हो। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत करते हुए बताया कि अतिक्रमण विभाग के अधिकारी नियम अनुसार कार्यवाही भी नहीं करते हैं, सिर्फ भटकाया जा रहा है। शिकायत की जो एक लेडीज है लता नाम की, और उनका जो सौरभ नाम का लड़का, वो कहता है ये जगह हमारी है। और सर जी हम हैं तो हम 20 साल से निवास कर रहे हैं और वो जगह हमारी है। हमने गड्ढा गुड्डी पूरे सब कुछ, और वहाँ किनारे से नाली निकल आई तो वो अब से जब वो हम रह रही 15-16 साल से, तो पहले लैट्रिन बाथरूम बनाना चाहिए ना, और अब की उसने बनाई है। ये बताओ मेरे को, पहले ये दिक्कत हो रही है ना। तो मैं कह रही जब तक तुम 15-16 साल से रह रहे थे तुम लैट्रिन तो पहले बनाते ना। और तुमको जब हम गड्ढा गुड्डी पूरी साफ जगह देखी, नाली दिखी, तुमको लैट्रिन लोग नजर आ के कहती है ये जगह हमारी है। अतिक्रमण के विषय में सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जबलपुर के मैंने आवेदन दिए, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, महापौर जी को, सभी को आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। वो कुलदीप करके है, वो बोलता है कि जब महापौर जी बोलेंगे तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो महापौर जी को अभी टाइम नहीं है, वो व्यस्त रहते हैं। हम अगस्त से परेशान हैं। अगस्त से अभी तक कोई भी अधिकारी वहाँ जाकर चेक नहीं किया। वो अतिक्रमण बच्चों के खेलने वाले मैदान के बाजू से नाला है, उस नाले से लेकर पूरी ज़मीन में किया। सूरत पाठक और ब्रिगेडियर ऑफिस के सामने तो पापा ने सब केस लगाया था, तो केस पापा जीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस विषय में। मैं चाहती हूँ कि तत्काल कार्रवाई हो। 2 साल हो गया केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है जी। वो आजकल ऐसे हमें बोलती रहती है, टाइम ऐसे ही निकला जा रहा है। कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। 2 साल से ज़्यादा हो गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अतिक्रमण शाखा और भवन शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण तभी होता है जब अधिकारी को कार्यवाही करने में अपना कुछ लाभ नजर आता है। जिले में संपत्ति विवाद और पारिवारिक विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एसपी कार्यालय में होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई में संपत्ति और पारिवारिक विवादों की शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मंगलवार को हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में कुल 72 शिकायतें दर्ज की गयी, जिन पारिवारिक विवाद और संपत्ति विवादों के मामले सबसे ज्यादा थे। जिले में संपत्ति और पारिवारिक विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी बानगी एसपी कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में देखी जा सकती है। जनता दरबार में शिकायत लेकर आने वाले आवेदकों में से ज्यादातर आवेदक संपत्ति और पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश हो रहे हैं। इस मंगलवार को भी जनता दरबार में दर्ज शिकायतों में से ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने संपत्ति और पारिवारिक मामलों की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ आवेदकों ने ऐसे मामलों में थाने से एक पक्षीय कार्यवाही होने या उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा संज्ञान न लिए जाने की शिकायत भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की है। प्रथम कोरी और लालू, इन लोगों ने मेरे को मारा सर के ऊपर, और गोहर पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, और मेरे सर में 8 टाँके लगे हुए हैं। 8 टाँके लगने के बाद मेरे काम धाम कुछ खाना पीने चौपाटी का मैं करता हूँ, उससे मैं कर्जा चुका रहा हूँ। पर मैं 15,000 रुपये लेबर का लेके आया और ग्वारीघाट थाने को रिपोर्ट लिखाने गया तो उन्होंने मेरे को भगा दिया। और जब मैंने एसपी ऑफिस से लिखा पढ़ी करी तो मेरे को ग्वारीघाट थाने बुलाया गया, और थाने बुलाया गया तो मेरे को उल्टा मारा पीटी करके भगा दिया कि तू झूठ बोल रहा है।
आज की जन सुनवाई में करीब 60 मामले आए हैं, जिसमें मारपीट संबंधी, धोखाधड़ी संबंधी, पारिवारिक विवाद संबंधी शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसको सभी थाना प्रभारी और संबंधित सीएसपी और एसडीओपी को मार्क कर दिया गया है और 7 दिवस के भीतर इसको निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। सर, ऐसा मामला था जिसमें मतलब कि कार्रवाई का आदेश दिया गया हो? कई त्वरित मामले ऐसे थे जिसमें फ्रैक्चर था और धारा नहीं बढ़ी है, तो उसमें तत्काल मेडिकल रिपोर्ट लेकर धारा बढ़ाने हेतु निर्देशित किया है। कई ऐसे जमीन धोखाधड़ी संबंधी मामले हैं जिसमें हमने उसमें अभिलेख तत्काल लेकर और धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया। जनता दरबार में आए आवेदकों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर उनकी शिकायतों का निराकरण कर दिया जाएगा। नगर निगम में नवगठित मेयरिन काउंसिल की पहली बैठक मंगलवार को महापौर कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में वर्ष 2023-24 का बजट पारित किया गया। इसके साथ ही शहर विकास से जुड़े करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर भी स्वीकृति की मुहर लगाई गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने 5 सदस्यीय मेयरिन काउंसिल की घोषणा कर दी है। इसमें प्रत्येक सदस्य को 2-2 विभाग सौंपे गए हैं। एमआईसी में शामिल सदस्यों में डॉक्टर सुभाष तिवारी, दामोदर सोनी, राम सोनकर, श्रीमती अंशुल यादव एवं रजनी साहू का नाम शामिल है। मेयरिन काउंसिल की प्रथम बैठक मंगलवार 5 मार्च को आयोजित हुई, जिसमें वर्ष 2023-24 का बजट पारित कर सदन की ओर अग्रेसित किया गया। इस बैठक में शहर विकास से जुड़े करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर भी स्वीकृति की मुहर लगाई गई। मंडे 11 क्या 12 के बाद 11 को बैठक बुला लो। सारे एजेंडे जितने भी एमआईसी की बैठक हुई। कल हम लोगों ने नई एमआईसी का गठन किया, जिसमें 5 सदस्यों को अभी एमआईसी के प्रभार दिए गए हैं और 10 विभाग होते हैं। 2-2 विभाग के साथ हमारे 5 एमआईसी के सम्मानीय सदस्य इनको नियुक्त किया गया। अब आज एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। काफ़ी दिन से चूँकि पेंडिंग था और एमआईसी की बैठक का इंतज़ार भी था। आज हम लोगों ने 23-24 का पुनरीक्षित बजट और 24-25 का बजट एमआईसी से पारित कर दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय था आज, क्योंकि अगले आने वाला वर्ष आचार संहिता लग जाए उसके पूर्व ये पारित होना ज़रूरी था और ये पारित होने पर 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। सदन की बैठक भी हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी आए और सदन की बैठक के बाद ही वो पारित होता है, परंतु जब तक सदन की बैठक नहीं होती है तब तक एमआईसी का बजट लागू माना जाता है। तो नगर निगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और अगला वर्ष पिछले बीते सभी वर्षों से बहुत बेहतर होगा जबलपुर शहर के लिए। आज हम लोगों ने एमआईसी में तय किया। गौरतलब है कि नई एमआईसी में भाजपा पार्षद डॉक्टर सुभाष तिवारी को सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग, दामोदर सोनी को जल विभाग, सीवरेज एवं शहरी गरीबी उपशमन विभाग की एवं विवेक राम सोनकर को पीडब्ल्यूडी, उद्यान एवं योजना विभाग की जवाबदारी, श्रीमती अंशुल यादव को वित्त एवं लेखा विभाग और विद्युत विभाग की जवाबदारी एवं रजनी कैलाश साहू को स्वच्छता एवं यातायात परिवहन विभाग की जवाबदारी सौंपी गई है। महापौर का कहना है कि एमआईसी के बचे हुए 5 सदस्यों के नामों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट के गोरखपुर स्थित कार्यालय की खिड़कियों के कांच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर मारकर तोड़ दिए गए। घटना की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट के गोरखपुर स्थित कार्यालय की खिड़कियों के कांच किसी शरारती तत्व द्वारा तोड़ दिए गए हैं। इस घटना की शिकायत गोरखपुर थाने में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कार्यालय में लगे एवं कार्यालय के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये गोरखपुर में श्री तरुण भानोट जी का निवास है, वही उनका कार्यालय भी है, जहाँ पर कार्यालय में शीशे खिड़की के टूटे पाए गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। और कैसे टूटे इस संबंध में भी जांच चल रही है। अभी वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अवलोकन के पश्चात ही कुछ किया जा सकता है। इस घटना को लेकर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।
हनुमानताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टेढ़ी नीम क्षेत्र के निवासियों ने शातिर बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि आदतन अपराधियों ने हाल ही में 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हनुमानताल थाने के अंतर्गत आने वाले टेढ़ी नीम इलाके के निवासी बदमाशों के आतंक के विरोध में एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां क्षेत्रीय जनता ने एसपी आदित्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और जानकारी दी कि क्षेत्र के 4 आदतन अपराधी सोहेल चुनैया, टुंडा और तोता ने क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है। हाल ही में इन लोगों ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। हमले में घायल दोनों लोग मोहम्मद शमशाद और अस्सू मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इन बदमाशों के द्वारा क्षेत्र में नशे का कारोबार, मकानों पर कब्जा, गुंडागर्दी और मारपीट कर आतंक मचाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे जनता परेशान है और दहशत में है। सर, मेरा आदमी 10 बजे रात को काम पे आए थे सर, खाना भी नहीं खाया सर, और लोग ने मेरे आदमी को इतना मारे सर कि मेरे साथ सीरियस है। टुंडल चुनैया और सोहेल और पोता सर, मेरे बेटे को मेरा बिहार का ऑपरेशन भी कराए थे सर। मैं कहाँ थाना हनुमानताल क्षेत्र टेढ़ी नीम पावर हाउस पहाड़ी में रहने वाले 4 अपराधी जो आज उनका पहला नहीं है, उनका पेशेवर काम है। चुनैया, टुंडा, तोता और एक सोहेल करके इन 4 लोगों ने इरशाद और अस्सू एवं शमशू को गंभीर रूप से मारपीट कर और क्षेत्र में मकानों में कब्जा करना, लोगों को अकेले रोक लेना, जुआ सट्टा का काम। अच्छा, इनके पीछे ये लोग सिंगल कुछ नहीं, इनकी हालत देखोगे तो ये मतलब बद से बदतर हैं, लेकिन इनके पीछे जो रहनुमा हैं, जो इनके पीछे जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, कहीं और से नहीं आता कोई, वहीं का आदमी वहीं लड़ता है। तो इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, राजनीतिक भी हैं और बदमाश क्वालिटी के भी लोग हैं, जो इनके पीछे इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और उस सपोर्ट के जरिए ये हमारे टेढ़ी नीम क्षेत्र को पूरी तरीके से एक नशे की मंडी बना के रख दी है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह और एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जनता की शिकायत को सुना और थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि 4 बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए। काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार करें और इन पे कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। इनको हम आश्वस्त करते हैं कि वो जो बदमाश है उनको तुरंत पकड़ा जाएगा अभी और तुरंत जेल के भीतर भेजा जाएगा। ये पुराना बदमाश है क्या? पुराने हाँ, ये सातिर बदमाश है, इनके खिलाफ कई अपराध हैं और इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि आतंक फैलाने वाले 4 बदमाश आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में भी थानों में कई मामले दर्ज हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि संरक्षण के चलते इन बदमाशों पर पुलिस ठोस कार्यवाही नहीं करती है, लिहाजा इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर से मंगलवार को सोनकर समाज ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई इस भव्य कलश शोभा यात्रा में समाज की माता, बहनें और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिव पार्वती मंदिर में सोनकर समाज द्वारा परंपरा अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज के द्वारा भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी और माता पार्वती व भगवान भोलेनाथ के वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह उत्सव पर्व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सोनकर समाज के द्वारा शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर से मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस भव्य कलश शोभा यात्रा में सोनकर समाज की माता बहनें कलश धारण कर बड़ी संख्या में शामिल हुई। कलश यात्रा में सोनकर समाज के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और शोभा यात्रा में शामिल भगवान भोलेनाथ का श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। आज कलश जो निकला है शिव पार्वती मंदिर का, ये हमारे सोनकर समाज का जो हर साल की तरह इस साल भी शिव पार्वती मंदिर से कलश यात्रा जो निकली है। आज कलश यात्रा में हमने प्रसाद वितरण किया है और बम बम भोले का हमने नारा लगाया है, जय श्री राम
जय 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 भोले, जय जय श्री श्री शंभू। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर के पदाधिकारियों और सोनकर समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि इस वर्ष भी सोनकर समाज परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। समाज के द्वारा भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें शामिल भगवान भोलेनाथ और राम दरबार की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी। इसी के साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाहोत्सव से जुड़े अन्य कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन भी परंपरा अनुसार होंगे, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ये जो बारात है शिव पार्वती मंदिर से निकाली जाती है, जिसका संस्कार धानी में इंतजार रहता है, तो संस्कार धानी में नहीं वरण पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी एक समुदाय के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता। एक टिहरी गढ़वाल में है, छोटे पाल के रूप में निकाली जाती है। ये हमारे समाज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, किसी भी पार्टी संबंधित हो, जितने व्यापारी वर्ग हो, चाहे कुछ गरीब से गरीब हो, सबका योगदान किसी का मानसिक रूप से, किसी का शारीरिक रूप से, किसी का आर्थिक रूप से रहा आता है। इस बार आप लोगों को इतनी सुंदर से सुंदर झांकियाँ देखने, भगवान राम का दरबार एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। जिस प्रकार अयोध्या जी में जो भगवान का राम स्थापित है, वही स्वरूप हमारे सब लोगों ने अथक प्रयास करके उसका प्रारूप तैयार किया हुआ है। तो जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए, कम से कम यहाँ दर्शन का लाभ करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और आज जैसे भाई साहब ने बताया कि ये कलश यात्रा है, कल शाम में महिलाओं का कार्यक्रम 8 बजे मांगर माटी का काम भगवान शंकर और माता पार्वती की हल्दी चढ़ाई जाएगी। उसके बाद 7 तारीख के दिन में 12 बजे के लगभग मातृका पूजन का कार्यक्रम होगा, जो वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा निमित्त मात्र बन के उस कार्यक्रम को किया जाएगा। और 4 बजे भगवान शंकर और माता पार्वती की बारात निकलेगी। वो अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से होने के पश्चात पुनः इस मंदिर में आएगी, जहाँ पर द्वार चार इत्यादि होने के पश्चात मंदिर में भगवान को वहाँ पर आरती के पश्चात फिर कन्यादान रस्म अदायगी, पैर पूजी, ये जो कुछ होता है सब फिर सुबह 7 बजे तक का कार्यक्रम संपन्न होगा। कलश शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए सड़क पर श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर निगम संभाग क्रमांक 11 की स्वच्छता टीम के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। टीम के सदस्यों ने प्राचीन हनुमान ताल तालाब में घाटों पर श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छ जबलपुर का संदेश दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत जबलपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नगर निगम संभाग क्रमांक 11 की स्वच्छता टीम ने स्वच्छ जबलपुर का संदेश देते हुए हनुमान ताल तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान घाटों की सफाई की गई और विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण टीम ने महापुरुषों और अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उन्हें भी याद किया। आज बृहद स्तर पर स्वच्छता प्रेरणा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट वाइज था, जिसका आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें जबलपुर को ब्यूटिफिकेशन में नंबर 1 पोजीशन हासिल हुई है। और इसके अलावा स्वच्छता की हम लोग प्रेरणा देते रहते हैं। स्वच्छ जबलपुर स्वस्थ जबलपुर। आज कहाँ पे आप लोगों ने? यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान किया गया है, जिसमें जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनका सम्मान करके हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इनको हम याद रखें और स्वच्छता बनाए रखें अपने आसपास। टीम में शामिल लोगों ने शहर की जनता से अपील की है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र के विख्यात संत छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का निर्वाण दिवस दत्त मंदिर गोल बाजार में मनाया गया। इस मौके पर रामदास सेवा समिति के तत्वाधान में दत्त मंदिर में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विद्वान जनों ने अपने विचारों के माध्यम से समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र के विख्यात संत और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत गुरु समर्थ रामदास जी महाराज के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दत्त मंदिर कोल बाजार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस विचार गोष्ठी में मराठी समाज के विद्वान जनों ने समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के जीवन को विचारों के माध्यम से रेखांकित किया। समर्थ रामदास जी महाराज ने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो मराठी भाषा में है। उनका नाम भारत के साधु संतों व विद्वान समाज में सुविख्यात है। समर्थ गुरु रामदास जी का जन्म रामनवमी के दिन हुआ, यानी चैत्र शुद्ध नवमी को।
माध्याह्न में हुआ, यानी दोपहर को 12 बजे, ठीक उसी समय जब भगवान राम का भी जन्म हुआ था। तो जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मेरा जन्मदिन ना मनाया जाए, क्योंकि उसी दिन उनके उपास्य देवता, उनके आराध्य देवता भगवान श्री राम का भी जन्मदिन था और उनका कहना था कि जन्मदिन तो केवल भगवान राम का मनना चाहिए। परंतु उनका निर्वाण जो हुआ वो दास नवमी अर्थात आज के दिन हुआ और उनके शिष्यों को ये जच नहीं रहा था कि समर्थ रामदास जी के जन्म का उत्सव हम नहीं मना पा रहे हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने शिष्यों को बताया कि मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, पर मैं आपके बीच में दास बोध और आत्माराम इन 2 ग्रंथों के रूप में विद्यमान हूँ और इसलिए मेरे मृत्यु के उत्सव को मनाया जाए। बताया जाता है कि स्वराज की स्थापना के लिए समर्थ रामदास जी महाराज ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मठों और अखाड़ों की स्थापना की थी। रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी की पर्ची कटाने के लिए मरीजों की कतार लग रही है। अस्पताल में ओपीडी की पर्ची कटाने के लिए लगाई गई टोकन मशीन में से एक मशीन खराब है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि ओपीडी से पर्ची कटवाने के लिए मशीन की तो सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी ऑपरेटर की तैनाती नहीं की गई है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए लगाई गई ऑनलाइन टोकन मशीनों में से एक मशीन खराब है, जिसके कारण पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। दरअसल रेलवे अस्पताल में मरीजों को ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए टोकन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए यहाँ 2 टोकन मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें से एक टोकन मशीन खराब है। ऐसे में टोकन प्राप्त करने के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। इनके यहाँ कब डिजिटल कार्ड बनते हैं, कब डिजिटल मशीनें लगती हैं, फिर वो डिजिटल मशीनें 2-4 महीने चलेंगी। इससे पहले कंप्यूटर सिस्टम लगा था, फिर 2-4 महीने चलती, फिर सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता, फिर सिस्टम अपडेट हो जाता। कोई भी चीज़ की ऐसी कोई व्यवस्था लगे कि ये सुनियोजित तरीके से कई दिनों तक चलेगी, वो व्यवस्था 2 दिन चलती, 4 दिन ब्रेक लग जाता है, फिर कोई नई व्यवस्था आ जाती है। इस रेलवे अस्पताल का कम से कम जबलपुर संस्कारधानी में यहाँ आसपास के 10 जिलों से लोग आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और बाकी जिलों से भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ लगती नहीं है, ये लगवाई जाती है। ये जो आपको भीड़ दिख रही ना, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भीड़ लगवाता है। जो है ना, अगर आपने ऑनलाइन कोई काम किया है उसको अपडेट रखना चाहिए। अब कोई बुजुर्ग पुराने रिटायरमेंट वाले हैं, उनको इसी से मशीन आती नहीं है, तो फिर बंद रहे तो ये ऑप्शन हो कि भाई उसका मैनुअल हो जाए, तो वो भी नहीं है और ये लाइन लगी हुई है। हम WC वाले प्रतिनिधि है, फ़ोन आया था हमारे, तो अभी सीट छोड़ के आए हैं अभी हम, और हमारे मंडल सचिव ने हमको आदेश दिया था कि जाके देखो भाई क्या हो रहा है वहाँ। तो आए तो अब ये भीड़ देखो, ये सब लाइन देखो, आप पूरी लाइन लगी है। तो कम से कम अगर मशीनें चालू रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मशीनें बंद हैं तो ऑफलाइन हो, या तो कोई एक आदमी यहाँ बैठे। खास बात ये भी है कि टोकन मशीन के लिए कोई ऑपरेटर भी नहीं तैनात किया गया है, जिससे बुजुर्गों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में कई मरीज तो बिना उपचार कराए ही अस्पताल से खाली लौटने मजबूर हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र में रविवार की रात फायरिंग की घटना में एक युवक को गोली लग गई। युवक ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद कुछ लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे इलाज के लिए मेडिकल भेज दिया गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हनुमानताल पुलिस ने बताया कि रविवार की देर रात राहुल श्रीवास नामक युवक अपने घर जा रहा था कि रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान वह भी रुक गया, तभी आपस में विवाद कर रहे युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे राहुल को 2 गोलियां लग गईं। वह जमीन पर लेट गया और उसने अपनी जान बचाई। उसके बाद राहुल को घायल हालत में पहले जिला अस्पताल और फिर मेडिकल ले जाया गया। मेडिकल में उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने राहुल के बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल से पुलिस को एक बुलेट भी मिली है। वहीं इस मामले में शुभम सोनकर, आयुष सोनकर और जितेंद्र सोनकर के नाम सामने आए हैं। इस आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रात में करीब 1 बजे की बात है। ये राहुल श्रीवास अपने घर जा रहा था। ऋषि वकील साहब के घर के सामने कुछ भीड़ भाड़ लगी थी, उसमें शुभम, आयुष, जितेंद्र और कई लोग भीड़ लगाए खड़े थे। ये वहाँ से निकला, उसी समय ये लोग फायरिंग करने लगे।
किसी को जान से मारने की नीयत से ये लोग पिस्टल से फायर कर रहे थे, जिसमें से 2 गोली राहुल श्रीवास को, एक दाहिने पैर की जांघ में, एक दाहिने हाथ के अंगूठे में लग गई। वो ज़मीन में वहीं पर लेटकर अपनी जान बचाया, नहीं तो जान चली जाती और फायर होते तो। उसकी मेडिकल कॉलेज में जाने की सूचना पर जाकर के देहाती नालसी, फिर नंबरी नालसी थाने वापस आकर के की गई है। अभी वो इलाजरत है, उसकी गोली ऑपरेशन करके निकाल दी गई है, ऐसा पता लगा है। और घटनास्थल के निरीक्षण में भी एक बुलेट प्राप्त हुई है, जो साबित करती है कि वास्तव में घटना हुई है। मेरे को ये हुआ, मैं घर से निकला हूँ खाना खा के, तो रोड के हूँ टहल के आया, तो मैं घर जा रहा था। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया किसने गोली चलाई किसने नहीं चलाई। गोली पड़ी है मेरे को, तो मैं सीधे तुरंत गिर गया हूँ। फिर तो मेरे भाई लोग आए, तो भाई लोग उठा के तुरंत लेके भागे हैं मेट्रो सीधा इधर लेके आ गया। ध्यान नहीं दिया किसने मारी किसने नहीं चलाई। बिना मेडिकल से सीधा आ रहा था, घर से अंदर जा रहा, तो कब गोली चल गई तो मैं गिर गया वहीं पे मोहल्ले में। बहरहाल पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। गढ़ा थाना अंतर्गत शारदा मंदिर रोड बैलेंसिंग रॉक के पास गढ़ा पुलिस ने बिना नंबर के वाहन पर सवार एक युवक को गांजे के साथ पकड़ा है। युवक से 30,000 रुपए कीमत का 1 किलो 824 ग्राम गांजा बरामद करते हुए उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। गढ़ा पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बैलेंसिंग रॉक के पास बिना नंबर की स्कूटी पर सवार चिकनी कुआ निवासी अंबर उर्फ मंगल अहिरवार को पकड़ा है, जिससे थैले में रखा हुआ 1 किलो 824 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शारदा मंदिर के पास बैलेंस रॉक के पास में एक व्यक्ति चोरी का माल विक्रय करने के नियत से खड़ा हुआ है, जिस संबंध में एक टीम को रवाना किया गया। जैसे ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस को देख के भागने लगा। जैसे घेराबंदी करके पकड़ा, अंबर अहिरवार नाम का व्यक्ति था, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो 860 ग्राम गांजा मिला हुआ है। एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत रूप से कार्रवाई की गई। इसके विरुद्ध 2-3 मामले और भी पंजीबद्ध हैं, ऐसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और भी इसके बारे में अन्य गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।